गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कवकों में लैंगिक जनन। क्योंकि कवक में हम कल कायिक जनन, अलैंगिक जनन ये हम पढ़ चुके थे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कौन सा टॉपिक? लैंगिक जनन, कवक में लैंगिक जनन। तो देखिए नंबर 3 लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा विकसित जंतुओं में होता है, विकसित जो सजीव होते हैं उनमें होता है। अब किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, इसकी परिभाषा ये है, ऐसा जनन जिसमें युग्मक का निर्माण हो तथा निषेचन की क्रिया होती हो। ऐसा जनन जिसमें युग्मक का निर्माण हो तथा निषेचन की क्रिया होती हो क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाता है। अब इस लैंगिक जनन में दो घटनाएं होती हैं निषेचन के समय। जब निषेचन होता है तो इस निषेचन में भी दो घटनाएं होती हैं। जो युग्मक होते हैं, युग्मक मतलब जैसे मानव में बनते हैं शुक्राणु, अंडाणु, पादप में बनते हैं परागकण, अंड कोशिका। ऐसे ही क्या होता है कि कवकों में भी होता है। जब किसी में, चाहे कवक में हो, चाहे पादप में हो, चाहे जंतुओं में, किसी में भी हो, उनमें दो घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहली जीवद्रव्य संलयन, दूसरा केंद्रक संलयन। जब नर तथा मादा युग्मक पास पास आते हैं तो उनमें सबसे पहले होगी जीवद्रव्य का संलयन। संलयन माने जुड़ना, मिक्स होना। और फिर होगा केंद्रक संलयन। नर का केंद्रक मादा में जाके उसे जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो ये घटना होती है। इसके बाद में जो बनेगा वो यहाँ पे बनता है क्या? युग्मनज। तो ये सारी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा किसमें? कवक में। बुक में तो डायग्राम दे नहीं रखा है, लेकिन मैं इसको डायग्राम चित्र के द्वारा इसको समझाऊंगा। ठीक है ना, किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले थ्योरी है थोड़ी सी। क्या? कवक में लैंगिक जनन दो पदों में पूर्ण होता है। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसके हिसाब से। ठीक है ना? नंबर 1। और ये कब होगा? निषेचन के समय। निषेचन के समय क्या? जीवद्रव्य संलयन, परिभाषा लिखेंगे, नर तथा मादा युग्मकों के जीवद्रव्य का परस्पर जुड़ना क्या कहलाता है? जीवद्रव्य संलयन कहलाता है। इसी तरह से बाद में होगा नंबर 2 केंद्रक संलयन। वही परिभाषा इसकी होगी क्या? नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का परस्पर जुड़ना क्या कहलाता है? केंद्रक
संलयन कहलाता है। और इन दोनों घटनाओं के द्वारा अंत में निषेचन में क्या बनता है, यहाँ पे युग्मनज बनता है, जो आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेगा। लेकिन ये यहाँ से आगे वाला जो प्रोसेस है उच्च श्रेणी के पादपों और जंतुओं में होता है, लेकिन ये घटनाएं जो आगे वाली हैं वो कवक में अलग होती हैं। बताएंगे कैसे। अब इसको मैं पूरे को, जो इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, कवक में कोई अलग से कोई इसमें वो नहीं होते कि नर युग्मक बने कि मादा युग्मक बने। मैंने आपको बताया कवक में क्या होते हैं, कवक तंतु। क्या होते हैं, कवक तंतु। और ये कवक तंतु जो होते हैं वो नर और मादा युग्मकों के रूप में नहीं होते, लेकिन उच्च श्रेणी के जो कवक हैं, उच्च श्रेणी के जो कवक हैं, उन कवकों में जो कवक तंतु होते हैं, आकार के रूप में तो आपको कोई अंतर नहीं पता चलेगा नर कौन से मादा कौन से, न कार्य के रूप से भी होते हैं। लेकिन जब भी उच्च श्रेणी के जो कवक तंतु हैं, ये जब लैंगिक जनन करते हैं तो इनके दो तंतु अलग अलग हो जाते हैं। किस तरह से, वो देखिए। देखिए, एक कवक तंतु ये, इसका केंद्रक करिए, इसका जीवद्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य है ना, कवक तंतु। कौन सा, इसको हम मान लिए नर। और एक ये तो हो गया इसकी कोशिका भित्ति, और ये हो गया इसका केंद्रक, और ये हो गया इसका जीवद्रव्य। एक केंद्र की है तो पट होगा, इसमें पट पाए जाते हैं। और इसी के पास में आते हैं कौन से, ये हो गया मादा कवक तंतु। इसके नीचे लिख लीजिए मादा कवक तंतु। अब ये कोई आकारकी में अगर आप बाहर से देखना चाहें या बाहर देखकर इसको पता करना चाहें कि नर है कि मादा, ये आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे इसको। ये केवल एक फिजियोलॉजिकल तरीके से क्या होता है, मान लेते हैं कि नर है, ये मादा है। ये भी अगुणित होता है, क्योंकि कवक जो होता है ना, कवक का शरीर वो होता है अगुणित, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे हमारे में डबल होती है ना, द्विगुणित होते हैं हम, ये कैसे हैं, अगुणित। इनका मुख्य शरीर कैसा होता है, अगुणित। एन का मतलब क्या हो गया, अगुणित। अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी होती है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे निषेचन के समय। ये तो नर हो गया, और ये मादा। चिपक गए ना एक जगह से ऊपर से, और जहां से चिपकते हैं वहां पे क्या बन जाती है, एक नाल, भित्ति गल जाती है, इसे बोलते हैं निषेचन नाल। और फिर क्या होगा, यहाँ पे दो घटनाएं होंगी। पहले किसका होगा, क्या होगा, जीवद्रव्य का संलयन, मतलब नर में से, और ये कौन सा, मादा, नर में से जीवद्रव्य है वो इसमें निकल कर इससे जुड़ जाएगा, उसके बाद में केंद्रक जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे केंद्रक संलयन। और जैसे इसका केंद्रक इसमें चला गया, जीवद्रव्य इसमें चला गया, तो ये खाली हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको हटा दीजिए। अब जो बचेगा ना, वो केवल बचेगा क्या, मादा युग्मक, मादा कवक तंतु। और ये मादा कवक तंतु अब कैसा हो जाएगा, द्विगुणित। 2n का मतलब कैसा हो गया, द्विगुणित।
क्यों? n इसका और n इसका, n प्लस n इक्वल टू 2n, 2n हो गए यहाँ पे, जुड़ गए। अब ये जो बन गया यहाँ पे क्या बन गया? युग्मनज बन गया, ठीक है ना। अब समस्या ये है कि हम जैसे प्राणी हैं या पादप है, उच्च श्रेणी के पादप है, इनमें तो क्या होता है, ये युग्मनज चढ़ के आगे सीधा क्या करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। परंतु यहाँ पे ये भ्रूण का निर्माण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। इसलिए क्या होगा कि सब इसके युग्मनज में यहाँ पर वापस इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अगुणित अवस्था को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कैसा बन चुका है? द्विगुणित बन चुका है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर इसमें वापस से इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और ये अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या होगा? इसमें 4 बीजाणु बन जाते हैं। कितने? 4। ये क्या बन गए इसमें? बीजाणु। और ये कैसे हो जाएंगे? अगुणित। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2n जो होता है वो n हो जाता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बताएंगे आपको, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन आएगा, 10वां 12 11वां चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ाएंगे आपको। अभी तो केवल इतना समझिए, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो वापस कौन से बीजाणु बन गए? अगुणित बीजाणु बन गए। अब 4 बीजाणु तो काम चला नहीं सकते, इसलिए क्या होता है इसमें, इसको कहते हैं फलनकाय, जिसमें बनते ना, जिस रचना में बनते हैं। अब इसको बोलेंगे फलनकाय या बीजाणुधानी, या इसको बोलेंगे बीजाणुधानी। अब ये बीजाणु अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और खूब सारे होंगे, इसलिए क्रिया पे क्या होते हैं? कई समसूत्री विभाजन होते हैं। दो हो गए इसमें, और क्या बन गया? यहाँ पे खूब सारे बीजाणु भर जाते हैं इसमें। तो क्या बोल रहे हैं? बीजाणुधानी। या इसको बोलते हैं फलनकाय। अंत में ये बीजाणुधानी क्या होती है? फट जाएगी, फट जाती है, और फटने से क्या होते हैं? ये बीजाणु बाहर मुक्त हो गए। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? मुक्त बीजाणु। और मुक्त होने के बाद में क्या होते हैं? ये वापस क्या करते हैं? एक नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। क्या बन गया यहाँ पे? नया कवक तंतु। इस तरह से ये बन जाता है, पूरा एक रचना बन जाती है। यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं जो मैं नोट करके दिखाऊंगा। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे अपवाद का मतलब यहाँ केंद्रक निकला, इसके साथ में आते ही जुड़ गया, एक केंद्रक बन गया। परंतु यहाँ पे अपवाद होता है, वो अपवाद मैं आपको समझा देता हूँ इस कंडीशन में। एक ये कवक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज आएगा आगे।
बताएंगे आपको। इनमें अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? एक है, नोट करके लिख लेना आप ये चीज, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जब ये कवक तंतु आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है कि जब केंद्रक संलयन होता है तो इसका केंद्रक निकल के इसमें आएगा, तो दोनों केंद्रक जुड़ते नहीं है। काफी समय तक ये दोनोकेंद्रक मुक्त अवस्था में रहते हैं, काफी समय तक ये दोनों केंद्रक है ना फ्री रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं, और इसे कहते हैं द्विकेंद्रकीय अवस्था। क्या कहते हैं इसको हम? द्विकेंद्रकीय अवस्था। हालांकि बाद में ये भी जुड़ जाएंगे, लेकिन शुरू में ये प्रारंभ में जुड़ते नहीं, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होता है कि ये संरचना बन जाती है द्विकेंद्रकीय अवस्था। अब इसके बाद में इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कवक का वर्गीकरण है, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब ये लगभग 4 वर्गों में इसको बांटा है। कौन कौन से हैं? कवक का वर्गीकरण तो कितने हैं? 4 वर्ग हैं। तो नाम आज लिख देता हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको इनको समझा देता हूँ, ठीक है ना, इनके क्या लक्षण होते हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या लक्षण है। ओके।